हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान इतिहास में साहित्य की बात करते हैं। एक तरह से हमने पहला जो अपना पार्ट था, बहुत सारे सिक्कों की बात की, हमने बहुत सारे अभिलेखों की बात की, संग्रहालयों की बात की, पुरालेखीय सामग्री की बात की, शब्दावली की हमने बात की। अब हम राजस्थान साहित्य जैसे संस्कृत साहित्य, जैसे रासो साहित्य जो है, इसके अलावा बहुत सारी जो क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए साहित्य की बात करते हैं। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमें हर बार आरएस प्री में भी इसका क्वेश्चन मिलता रहता है और एक तरह से पटवार रीट सेकंड ग्रेड के जो एग्जाम है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सुमेलित करने या फिर एक तरह से पुस्तकों के लेखक के बारे में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान से पढ़ें। जैसा कि हमने देखा कि दो प्रकार के स्रोत थे इतिहास के, एक पुरातात्विक स्रोत थे और एक साहित्यिक स्रोत थे। तो साहित्यिक स्रोतों में बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, संस्कृत साहित्य, रासो साहित्य। उसी में हम बात कर लेते हैं रासो साहित्य की। रासो साहित्य जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, दोनों स्वरूप में, जो राजस्थानी का पश्चिमी मारवाड़ी वाला स्वरूप है उसको हम डिंगल स्वरूप कह देते हैं, और जो ब्रजभाषा से प्रभावित पूर्वी मारवाड़ी का जो स्वरूप है वो पिंगल स्वरूप है। तो दोनों में लिखा गया साहित्य है। रासो जो है उसके संदर्भ में मूल शब्द एक तरह से हम रास कह देते हैं, और खासकर जो श्रृंगारप्रक रचना है, श्रृंगारिक रचना है, उसको तो रास कहा जाता है। वहीं वीरतापूर्ण जो रचनाएं हैं, वीरतापूर्ण जो काव्य हैं, ऐतिहासिक काव्य, उनको रासो साहित्य कहा जाता है। रासो साहित्य की शुरुआत 11वीं शताब्दी मानी जाती है और एक तरह से लगभग प्रारंभिक जो रासो साहित्य का ग्रंथ जो था, एक तरह से रिपु दारण रास द्वारा लिखा गया था। रिपुदारण रास का पहला एक तरह से रासो ग्रंथ माना जाता है। दोनों स्वरूपों में भी है, और जैन विद्वान जो है उनको मुख्य रूप से श्रेय दिया जाता है एक तरह से रासो साहित्य लिखने का। तो सबसे पहले हम जिस रासो साहित्य की बात कर रहे हैं, जिस रासो ग्रंथ की बात कर रहे हैं, अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो है पृथ्वीराज रासो। शायद सभी पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा बार पूछा गया इसी के संदर्भ में। पहला रासो साहित्य का ग्रंथ, पहली पुस्तक पृथ्वीराज रासो है, और इसके लेखक आते हैं चंदर बरदाई। इस पुस्तक में हमें अजमेर के चौहान शासकों की उपलब्धियां और खासकर जो राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय है उसकी उपलब्धियों के बारे में विवरण मिलता है। तो मुख्य बात अजमेर के चौहानों और खासकर हमें पृथ्वीराज थर्ड की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का एक तरह से प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है। इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में ही एक तरह से हम देखते हैं कि हमें पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु के बारे में अलग अलग घटनाएं जो है उनसे अलग अलग विवरण प्राप्त होते हैं, वर्णन प्राप्त होते हैं। खासकर हसन निजामी का अलग व्यू आता है, और इसके अलावा मिनासु सिराज ये कहता है कि पृथ्वीराज की मृत्यु युद्ध के दौरान हो गई थी। हसन निजामी ने कहा कि उसने अधीनता स्वीकार कर ली थी गौरी की, और कुछ समय के लिए अजमेर से शासन किया था, और उसका एक सिक्का भी अजमेर से मिला था उसको आधार मानते हुए। जबकि चंदर बरदाई का मानना था कि पृथ्वीराज जो है वो उसको गौर ले जाया गया और जहां उसको अंधा कर दिया गया, और पृथ्वीराज जो कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी था, तो चंदर बरदाई के अकॉर्डिंग जो है उस धनुर्धर की परीक्षा एक तरह से गौरी द्वारा ली जाती है। तो चंदर बरदाई जो एक साथी थे, मित्र थे पृथ्वीराज तृतीय के, उनको ये बताया जाता है कि गौरी जो है इतनी ऊंचाई पे बैठे हैं, तो वो एक कहावत कह देते हैं एक तरह से, उस नाप के आधार पे
कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो 4 बांस 24 गज वाली जो हमें एक तरह से कहावत लोकोक्ति मिलती है, ये पृथ्वीराज रासो में ये एक नाप बताया और उसके आधार पे ऐसी मान्यता है चंद्रप्रदायी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि पृथ्वीराज ने एक तरह से गोरी पर निशाना साधा था। ये मुख्यतः हमें पिंगल स्वरूप में मिलता है, जो ब्रजभाषा वाला स्वरूप है राजस्थानी का, जो हम आगे साहित्य में देखेंगे, जो विभिन्न बोलियों की बात करेंगे तब। और पिंगल पर एक तरह से ब्रज का प्रभाव माना जाता है। पिंगल स्वरूप राजस्थानी के 2 डिंगल और पिंगल स्वरूप में से एक। तो चंद्रप्रदायी द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के, अजमेर के चौहानों के बारे में, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण जो कहावत है उसके लिए भी। और इस ग्रंथ को एक तरह से ऐसी मान्यता है कि चंद्रप्रदायी के पुत्र जलहण ने पूरा किया। तो एक तरह से दूसरा लेखक अगर हमें पूछा जाता है तो चंद्रप्रदायी के बाद हम जलहण को कह सकते हैं कि जलहण ने ये ग्रंथ जो है वो पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो के बाद हम बात करते हैं अगले एक महत्वपूर्ण रासो साहित्य की पुस्तक की। और रासो साहित्य का अगला ग्रंथ छत्रपति रासो। छत्रपति रासो के लेखक काशी छंगाणी आते हैं। काशी छंगाणी ने लिखा है। तो पहली बात तो एक तरह से छत्रपति रासो के बारे में लेखक की पूछी जा सकती है। अभी तक बहुत कम पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर भी इस पुस्तक में हमें बीकानेर के जो शासक हैं उनके बारे में, बीका, लूणकरण, रायसिंह, इनके बारे में जानकारी मिलती है। एक तरह से बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बीकानेर का इतिहास जो है वो वर्णित किया गया है इस ग्रंथ में। और दूसरी अति महत्वपूर्ण बात कि कई बार इतिहास में एक विषय को लेकर बहुत ज्यादा दुर्व्याख्या भी हो जाती है, तो जो मूल बात है वो छुप जाती है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारी घटनाओं में से एक ये भी एक घटना आती है कि बहुत ज्यादा फेमस भी हुई, मतीरे की राड़। ये बीकानेर और नागौर के मध्य हुई। और मूल बात, विवाद का मूल जो विषय था बीकानेर और नागौर में सीमा विवाद को लेकर था। जाखणिया गांव जो सीमा पे था, जाखणिया गांव की सीमा को लेकर विवाद था। मतीरे की जो बेल है वो तो एक बहाना था, तो इस बहाने को बहुत ज्यादा एक तरह से बढ़ा चढ़ा के दिखा गया है मतीरे की राड़ के लिए। और इस समय नागौर के शासक जो है वो अमर सिंह थे और बीकानेर के शासक जो है वो करण सिंह होते हैं। इनके मध्य युद्ध हुआ था। 1644 ईस्वी की बात है। इस युद्ध में बीकानेर की विजय होती है। तो मतीरे की राड़, खासकर बीकानेर का इतिहास, बीकानेर के शासक बीका, लूणकरण, रायसिंह, इनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है छत्रपति रासो, जो काशी छंगाणी ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं चौहानों के ही एक और शासक जो विग्रहराज चतुर्थ, जो बिशलदेव के नाम से प्रसिद्ध है, उनके बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ। और इसके बारे में पूछा जा सकता है, खासकर बिशलदेव का क्वेश्चन जो है वो हमें रीट में भी पूछा गया था। एक तरह से उसकी उपाधि के संदर्भ में, कवि बांधव की उपाधि का रीट का क्वेश्चन था। तो बिशलदेव रासो जो है उसके लेखक आते हैं नरपति नाल, नरपति नाल या नरपति नाल है ने लिखा है बिशलदेव रासो। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिशलदेव जो है वो उपाधि होती है, इसको बिशल्या भी कहा जाता है। और मूल नाम जो है अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ थे, जो बिशलदेव के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। विग्रहराज का काल जो है वो एक तरह से चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। और
कवि बांधव भी इनको कहा जाता है। जयानक भट्ट ने कहा है कवि बांधव, बहुत सारे कवि उनके दरबार में रहते थे। तो विशलदेव रासो ग्रंथ जो है वो मूल रूप से हम ये कह सकते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ है, और ये भी हमें अजमेर के चौहानों के बारे में और खासकर विग्रहराज की एक प्रेम कहानी जो है उसके बारे में डिटेल देता है। और ये प्रेम कहानी जो है वो भोज परमार जो है उसकी पुत्री, भोज परमार की पुत्री राजमती और विशलदेव के मध्य प्रेम कहानी का विवरण है, इनकी प्रेम कहानी। और कालांतर में विशलदेव की उड़ीसा यात्रा का जिक्र, और इसके साथ साथ राजमती के विरह की कहानी भी इसमें वर्णित है। तो विशलदेव रासो में खासकर विग्रहराज या विशलदेव तथा राजमती के बीच प्रेम कहानी और उसकी विशलदेव की उड़ीसा यात्रा के बारे में हमें जानकारी मुख्य रूप से मिलती है। ये भी हमें एक तरह से चौहानों के बारे में जानकारी देने वाला, अजमेर के चौहानों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ। विशलदेव रासो के बाद हम बात करते हैं एक तरह से बूंदी के शासक होते हैं शत्रुशाल, और उनके बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है शत्रुशाल रासो। शत्रुशाल रासो इसके लेखक आते हैं डूंगर सिंह, और इस पुस्तक में बूंदी के जो हाड़ा शासक है राव शत्रुशाल, इसकी उपलब्धियों के बारे में, बूंदी नगर के वैभव के बारे में जानकारी हमें शत्रुशाल रासो ग्रंथ देता है। तो शत्रुशाल की उपलब्धियों, उसके साथ साथ बूंदी के वैभव के बारे में, बूंदी जो शहर है उसकी सुंदरता के बारे में बखान करने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो डूंगर सिंह ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं और जालौर और मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में जानकारी देने वाला एक ग्रंथ आता है रतन रासो, जो कुंभकर्ण ने लिखा है। रतन रासो एक रासो साहित्य का ग्रंथ, लेखक आता है कुंभकर्ण, और इस पुस्तक में हमें मुख्य रूप से मारवाड़ और जालौर के राठौड़ों की उपलब्धियों के बारे में विवरण मिलता है। तो लेखक याद रखें कुंभकर्ण। बहुत कम बार हमें क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कोई सुमेलित करना क्वेश्चन पूछा जाता है तो महत्वपूर्ण रहता है। आगे बढ़ते हैं और अगले ग्रंथों में से एक जो बार बार पूछा जाता है, रासो साहित्य में ही शामिल करते हैं, हमीरायण। ये अपने आर.एस. प्री का भी क्वेश्चन था। हमीरायण अति महत्वपूर्ण है। इसके लेखक भांडव व्यास आते हैं, भांडव व्यास ने लिखा है। लेखक याद रखें, सुमेलित करना या व्यक्तिगत क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हम देखते हैं कि रणथंभौर के जो हमीरदेव चौहान हैं, जिनका अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ, और एक तरह से पहला अटैक एक तरह से माना जाए 1301 में रणथंभौर पे अलाउद्दीन खिलजी के समय, जब अलाउद्दीन के दो सेनानायकों मोहम्मद साहब और केहबरू को शरण दे दी जाती है। हमीर अपने हट के लिए प्रसिद्ध था। तो हमीरदेव के बारे में बहुत सारे ग्रंथ हमें जानकारी देते हैं, जिनमें से एक हमीरायण भी है जो भांडव व्यास ने लिखा। तो रणथंभौर पर शासन करने वाली जो शाखा थी उसको भी चौहानों की शाखा कहा जाता है। अजमेर के ही चौहानों से अलग होके रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक तरह से लगभग 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक का काल था हमीर का। और हमीर जो है हटी होता है, अपने हट के लिए फेमस होता है। हमीर के संदर्भ में ये कहावत प्रचलित है उसके हट के बारे में, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट,
त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये कहावत हमें हमीर के हट के संदर्भ में मिलती है और एक तरह से हमीर को शरणागत रक्षक भी कहा गया है। तो ये हमीराइन जो है उसका लेखक मांडव व्यास हमें ज्यादा बार पूछा गया है। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो हमें नहीं पूछी जाती है। एक तरह से जब रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे फिर हमीर की व्याख्या करेंगे उसके कालक्रम के बारे में। यहाँ पे पुस्तक और उसमें क्या डिटेल है और उसका लेखक कौन है यही हम याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो आता है वो एक रूपक है। रासो साहित्य में ही रूपक गोगाजी देरा। इसके लेखक आते हैं आढ़ा पाड़खां। रूपक गोगाजी देरा आढ़ा पाड़खां ने लिखा है और ये मुख्यतः वीरमदेव राठौड़ जो है जालोर का, इनके व जोहियों के मध्य युद्ध का उल्लेख करने वाला एक रूपक है, ग्रंथ है। और गोगाजी और जोहियों के मध्य जो युद्ध या संघर्ष जो है उसका विवरण भी हमें इस ग्रंथ में मिलता है। अगला एक ग्रंथ अलवर के प्रताप सिंह के बारे में जानकारी देने वाला प्रताप रासो और इसके लेखक जाचिक जीवन आते हैं। जाचिक जीवन ने लिखा है, लेखक याद रखें जाचिक जीवन ने प्रताप रासो ग्रंथ लिखा है और ये हमें अलवर के शासक प्रताप सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अलवर के प्रताप सिंह की उपलब्धियां हैं, जाचिक जीवन ने लिखी है। प्रताप रासो एक ग्रंथ आता है। अगला एक ग्रंथ मानचरित या मान रासो भी कह सकते हैं, मानचरित रासो भी उसको कहा जा सकता है। और ये आमेर के जो मानसिंह प्रथम थे उनके बारे में, मानसिंह द्वितीय जो है वो तो जब हम एकीकरण के समय बात करते हैं उस समय के शासक थे। मानसिंह प्रथम जो अकबर के समकालीन थे, जिनको फरजंद या नवरत्नों में भी शामिल किया गया था, फरजंद की उपाधि भी थी, ये लिखा है लेखक नरोत्तम ने। तो मानचरित या मान रासो के लेखक नरोत्तम आते हैं और इसमें हमें आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट जिनको कहा जा रहा है, इनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आमेर के मानसिंह जो है वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनको फरजंद की उपाधि थी। ये अकबर के दरबार में रहते थे और एक तरह से 3 पीढ़ियां बारमल, भगवंत दास और मानसिंह जो है वो अकबर के समकालीन होते हैं, उनके दरबार में भी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला एक जो ग्रंथ है, प्राचीन काल में जो शासक हैं उनको उपाधि भी थी और सामान्यतः पृथ्वी के शासक के संदर्भ में उनको खुमान कह दिया जाता था। खुमान रासो, इसके लेखक आते हैं दलपत विजय। खुमान रासो ग्रंथ दलपत विजय ने लिखा है और खुमान जैसा कि मैंने कहा कि शासक के संदर्भ में आता है। एक तरह से प्रजा का भार शासक पर होने के कारण सामंतवाद के दौरान खुमान भी कह दिया जाता था शासक को। इस ग्रंथ में हमें मेवाड़ के गुहिल शासकों के बारे में, गुहिलों की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में जानकारी देता है। तो मेवाड़ राज परिवार के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है खुमान रासो, जो दलपत विजय ने लिखा है। खुमान एक उपाधि भी हुआ करती थी मध्यकाल में। आगे बढ़ते हैं और हल्दीघाटी युद्ध के संदर्भ में एक तरह से विवरण आता है कि प्रताप के भाई शक्ति सिंह जो है वो मानसिंह की तरफ से, एक तरह से अकबर की तरफ से युद्ध लड़ते हैं और कालांतर में
शक्ति सिंह प्रताप की मदद करते हैं, अपना घोड़ा भी उनको देते हैं। तो शक्ति सिंह के बारे में विवरण देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है सगत सिंह रासो। और सगत सिंह रासो जो है वो गिरधर आसिया ने लिखा है। आसिया गिरधर भी, आसिया एक गोत्र हो गया, चारण कवि गिरधर आसिया का ग्रंथ सगत सिंह। और इसमें मुख्यतः महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह के बारे में हमें विवरण मिलता है। ऐसा ही एक ग्रंथ जो है वो मिलता है बुद्धि रासो। अगर हमें सुमेलित करना क्वेश्चन मिले तो उनके लेखक मिल सकते हैं। जल ने लिखा है, या जाल भी कह देते हैं उसको। एक ग्रंथ सती रासो है, और सती रासो ग्रंथ जो है वो महाकवि सूर्यमल मिश्रण की मिश्रण शाखा होती है, मिश्रण भी लिखा हुआ होता है। तो ये बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी थे, तो उन्होंने सती रासो लिखा था। और इसके अलावा एक करौली के यादव वंशी शासक विजयपाल के संदर्भ में विजयपाल की उपलब्धियों का जानकारी देने वाला विजयपाल रासो नल सिंह ने लिखा है। विजयपाल रासो के लेखक हैं नल सिंह। और इस पुस्तक में हमें करौली के यादव वंश के बारे में और यादव शासक विजयपाल की उपलब्धियों के बारे में विवरण मिलता है। तो करौली के यादवों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ विजयपाल रासो है, जो नल सिंह ने लिखा है। इसके अलावा भी बहुत सारे हमें ग्रंथ मिलते हैं, जैसे सुजान सिंह रासो जो जोगीदास ने लिखा है। एक तरह से सुजान रासो भी कह दिया जाता है। सुजान सिंह रासो, इसके लेखक आते हैं जोगीदास। ये कंप्लीट जो रासो साहित्य है, जैसा कि हमने देखा कि रास श्रृंगारी रचना को कह दिया जाता है, और जो रासो है वो वीरतापूर्ण जो रचना है उसको रासो नाम दे दिया जाता है। तो रासो साहित्य अधिकांशतः दोनों स्वरूपों में राजस्थानी भाषा में लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथों का संकलन है। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुछ एक महत्वपूर्ण अन्य ग्रंथ भी हमें मिलते हैं रासो साहित्य में, और जो हम जब ट्यूशन करेंगे, सुमेलित करना ट्यूशन करेंगे, तो एक दो जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें रहेगी उसको हम इसमें शामिल कर लेंगे। रासो साहित्य के बाद हम कुछ एक संस्कृत जो ग्रंथ है उनकी बात कर लेते हैं। संस्कृत ग्रंथों में राजस्थान में बहुत सारा साहित्य और महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी गई है, उनकी बात कर लेते हैं। संस्कृत साहित्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार पूछे जाने वाला जो पुस्तक है वो है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय पुस्तक सबसे ज्यादा सिंगल क्वेश्चन के रूप में भी पूछा गया है, और रीट के विद्यार्थी ध्यान दें कि हमें एक तरह से बार बार मिलता रहता है ये क्वेश्चन। भट्ट जयानक या जयानक भट्ट नाम आता है लेखक का, भट्ट जयानक ने लिखा है। इसमें हमें अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा जिसको कहा जा रहा है, इनके बारे में और अजमेर के चौहानों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अजमेर के पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों की जानकारी हमें मिलती है जयानक भट्ट के पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में। संस्कृत का अगला जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसमें बीकानेर के शासकों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य। इसके लेखक जयसोम आते हैं, जयसोम ने लिखा है ये। और प्रशस्तियों में भी हमने बात की कि रायसिंह जो प्रशस्ति है उसमें हमें जूनागढ़ दुर्ग के बारे में विवरण मिलता है। तो जो मंत्री थे करमचंद, उनके निर्देशन में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था, रायसिंह के मंत्री। तो जूनागढ़ दुर्ग के निर्माण और एक तरह से
बीकानेर के शासकों के बारे में, बीकानेर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो करमचंद वंशोत्कीर्तन काव्य है, जो जयसोम ने लिखा है। इसके अलावा हम संस्कृत साहित्य में देखते हैं कि एक हमें ग्रंथ मुख्यतः हमीर महाकाव्य मिलता है, जो रणथंभौर के हमीर के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये नयनचंद्र सूरी ने लिखा है। वैसे भी हमीर पे ज्यादा साहित्य लिखा गया है। तो अगली एक पुस्तक महत्वपूर्ण संस्कृत भाषा की जो बार बार पूछी जाती है, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी ने लिखा है, जैन विद्वान, और इसमें हमें रणथंभौर के हमीर की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। राष्ट्र साहित्य में भी हमने देखा कि हमीरायण जो है वो भांडव व्यास ने लिखा है, जबकि हमीर महाकाव्य आता है तो वो रणथंभौर के हमीर की उपलब्धियां जो है वो नयनचंद्र सूरी द्वारा दी गई है अपनी पुस्तक में। इसके अलावा महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में, मेवाड़ के गुहिलों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है एकलिंग महात्म्य। अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है एकलिंग महात्म्य, और इसके लेखक कान्हा व्यास आते हैं। और कई बार ऐसा भी है कि महाराणा कुंभा भी इसके लेखक है, तो कुंभा और कान्हा व्यास ने मिलकर पूरा किया था। तो एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास द्वारा लिखी गई पुस्तक है गुहिलों के बारे में, और महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। एक और मेवाड़ के राज परिवार के संदर्भ में यूनिक बात मिलती है कि मेवाड़ राज परिवार जो है वो शासक एकलिंग जी को मानते थे और अपने आप को उनका दीवान कहते थे। शासक का जो रोल है वो स्वयं शिव निभाते हैं और स्वयं को उनका दीवान कहते थे। मेवाड़ के शासक एकलिंग जी के उपासक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और महाराणा प्रताप और अमर सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है अमरसार। इसके लेखक पंडित जीवाधार आते हैं। इसमें हमें महाराणा प्रताप और अमर सिंह के मध्य, महाराणा प्रताप और अमर सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। अमरसार ग्रंथ जो पंडित जीवाधार ने लिखा है, और ये भी संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके आगे बढ़ते हैं और एक तरह से मेवाड़ के गुहिलों के बारे में भट्ट सदाशिव ने अपनी पुस्तक राज विनोद में भी जानकारी दी है, खासकर राज सिंह सिसोदिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। राज विनोद संस्कृत भाषा की पुस्तक, और इसके लेखक आते हैं भट्ट सदाशिव। ये भी हमें मेवाड़ के शासकों के बारे में, खासकर राज सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है राज विनोद, जो भट्ट सदाशिव ने लिखा है। अगला जोधपुर के शासक अजीत सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत भाषा का अजीतोदय आता है, और ये ग्रंथ के लेखक भट्ट जगजीवन आते हैं। भट्ट जगजीवन ने लिखा है अजीतोदय, और ये भी संस्कृत भाषा की पुस्तक है, और ये हमें जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह जो औरंगजेब के समकालीन थे उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है अजीतोदय, जो जगजीवन भट्ट द्वारा लिखा गया है, और अजीत सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलता है। संस्कृत साहित्य में जैसलमेर के शासकों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी जो है वो लेखक हमें अज्ञात मिलता है, और ये ग्रंथ है भट्टी काव्य। जैसलमेर के शासक जो है वो भाटी शासक होते हैं, तो भाटियों की उपलब्धियों की जानकारी भी हम कह सकते हैं, और खासकर 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है भट्टी काव्य। ये कुछ एक संस्कृत साहित्य की पुस्तकें, और रासो साहित्य में हमने देखा राजस्थानी साहित्य के बारे में बहुत सारे जो ग्रंथ है। इसके अलावा वैली साहित्य और एक तरह से जैन और प्राकृत साहित्य में जो ग्रंथ लिखे गए उनकी हम आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।